अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम इंडिया एंड सेंट्रल एशिया डिस्कस करेंगे। इंडिया सेंट्रल एशिया इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बाकी अफ़गानिस्तान के हमने एक्सपर्ट ओपिनियंस लिख लिए थे एंड अफ़गानिस्तान की जो बेसिक डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट मंथ जो हमारा आईआर का कोर्स होगा उसमें रहेगी। आज फ़िलहाल हम सेंट्रल एशिया पे कवर करेंगे बिकॉज एक्सपर्ट ओपिनियंस हमारे अफ़गानिस्तान के वी हैव ऑलरेडी डन दैट। सो लेट मी अपलोड द पीडीएफ, उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। वेट अ मिनट। इट इज इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इंडिया सेंट्रल एशिया में देखिए, सेंट्रल एशिया की इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस बहुत है। सेंट्रल एशिया एंड इंडिया बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज। कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज का मतलब कि एक दूसरे को फायदा करते हैं, ठीक है, अगर कोऑपरेट करेंगे। इंडिया को सेंट्रल एशिया से फ़ायदा है, सेंट्रल एशिया को इंडिया से फ़ायदा है। तो हम देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, कैसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं कि आज के टाइम पे सेंट्रल एशिया को लेकर के क्या स्टांस है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट ने 2012 में एक पॉलिसी लॉन्च की थी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी cover previous classes as 3 4 classes are happening every day. uh, Raghav, it will be hard to do so. What? Because I'm trying to complete the syllabus before this na. Only this Sunday. Today is Wednesday. Okay. So this Sunday is which date? 1st of December. Okay, fine. I'll do that. I'll give you a off. In fact, I'll give you off till 4th of December, if it is possible. Okay, so that you can revise those things. So I'll give you that. I'll try that it should be 4th of December. So by the way, let me tell you our international relation, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस होंगी ना, हिंदी की जो बेसिक्स की मैंने बात की थी, वो हमारी एक बैच कोर्स में चलेंगी बिकॉज वहाँ पर जनरल स्टडीज से रिलेटेड सब कुछ रहेगा। सो इन दैट कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। लेट मी सी कि कब से हैं वो क्लासेस। एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर। Am I audible now? Am I audible? अब जनरल स्टडीज
Yes, am I audible now? ओके ओके। तो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की जो बेसिक्स वाली क्लास होंगी वो स्टार्ट होंगी 20th of December से, जिसमें हम बेसिक से एकदम 0 से 100 पे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। माइनस एक्सपर्ट ओपिनियन होगी लेकिन ये क्लास, क्योंकि जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से होगी, हमारे पीएसआईआर में भी हमको हेल्प करेगी, बट इट विल बी माइनस एक्सपर्ट ओपिनियन, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन सिर्फ हमारे यहाँ पर काम आते हैं। वी बेसिकली require that in PSIR optional only, not in general studies paper. खैर, शुरुआत करते हैं सेंट्रल एशिया की। तो 2012 में सेंट्रल कनेक्ट सेंट्रल एशिया लॉन्च होगी। हाँ, जीएस बेस्ड क्लासेस होंगी ये। जीएस का बेसिकली जनरल स्टडीज का कोर्स है फॉर प्री एंड मेंस 2020। ठीक है, प्री एंड मेंस 2020 का बैच बहुत बड़ा है, वो जून में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसमें एक बार एनरोल कर लेना। उसमें क्योंकि मेरी आईआर की क्लासेस चलेंगी 2-2 घंटे की वहाँ पर, तो हम वहीं पे कवर कर लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें अलग से सेपरेटली कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से कवर हो जाएगा हमारे बेसिक्स। उसके बाद हम जनवरी या फेब के शुरुआत में आईजीपी शुरू करेंगे, दैट इज पॉलिटी शुरू करेंगे। पॉलिटी, इंडिया जापान एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं हुआ है अभी तक। ओके, तो आज इंडिया जापान एक्सपर्ट ओपिनियन भी कर लेंगे, पहले सेंट्रल एशिया कवर करते हैं। ठीक है, वंस वी फिनिश सेंट्रल एशिया, उसके बाद देखते हैं इंडिया जापान के जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन के नोट्स थे। हाँ, 2-4 एक्सपर्ट ओपिनियन लिखने हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले लोकेशन देखते हैं सेंट्रल एशिया के। एज यू कैन सी ऑन दिस मैप दैट दिस इज इंडिया। देखिए सेंट्रल एशिया कितना पास में है। पहले सेंट्रल एशिया को मैं आउटलाइन कर देती हूँ। ये रफली आई एम जस्ट शोइंग यू, दिस इज सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान नहीं आता, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दिस इज सेंट्रल एशिया। रशिया के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर है। पहले ये रशिया का पार्ट हुआ करता था, यूएसएसआर का। ठीक है, 1990 तक। 1990 में जब इसका कोल्ड वॉर एंड होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा यूएसएसआर का, तो ये कंट्रीज अलग हो जाएंगी। तो बाई 26 ये कंट्रीज होगा एंड 5 कंट्रीज बनेंगी। सो देर आर 5 सेंट्रल रिपब्लिक्स। ये भी सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज हैं। जैसे साउथ एशिया में 8 कंट्रीज हैं, वैसे ही यहाँ पर 5 कंट्रीज हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज आती हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको दिख रही होगी, दैट ये देखिए दिस इज अफगानिस्तान, कितना छोटा सा यहाँ पर यू नो दिस इज अफगानिस्तान, हाउ स्मॉल दिस इज। बहुत छोटा सा एरिया है जो हमारा कनेक्ट करवाता है हमको अफगानिस्तान से। सो दिस इज अफगानिस्तान एज यू कैन सी, एंड इसके ऊपर है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, एंड दिस इज इंडिया। अब इंडिया का ये जो सेक्टर है, दिस सेक्टर दैट आई एम शोइंग, दिस इज पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्योंकि इंडिया को एक्सेस नहीं है इस पे, दैट इज वाई हम डायरेक्टली यहाँ से सेंट्रल एशिया में कनेक्ट नहीं कर पाते। दिक्कत ये रहती है। सेंट्रल एशिया है इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, सेंट्रल एशिया एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज हैं। में ये जो कंट्रीज हैं बहुत आगे हैं, इनके पास में रिसोर्स, इंडिया को उसकी ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। एट द सेम टाइम इन कंट्रीज में भी कुछ ना, ये हाईली डेजर्टिक है, यहाँ पर सिर्फ पैस्चर होता करवाते हैं, मतलब पैस्चर लैंड्स है यहाँ पर। पैस्चर लैंड्स क्या होते हैं, जिसमें शीप वगैरह भेड़ वगैरह चराते हैं, तो यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। तो एग्रीकल्चर के लिए ये इंडिया पे डिपेंडेंट रह सकता है। दूसरा, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के हिस्से या जेनेरिक मेडिसिन बनाता है। मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से सस्ती होती हैं, जिसके चलते अगर हम यहाँ पर सेल करते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं, तो यहाँ पर अफोर्ड कर पाएंगे उन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को जो इंडिया बनाता है।
इसीलिए इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा, इंडिया को यहाँ से दूसरे मिनरल रिसोर्स भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग यूरेनियम, इंक्लूडिंग नेचुरल गैस। जैसे तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में होगा क्या? इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में तुर्कमेनिस्तान से एक पाइप अफगानिस्तान को पास करते, पाकिस्तान को पास करते, इंडिया के जो पंजाब साइड है, दिस, आई एम सॉरी, दिस इज द पंजाब साइड, तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज राजस्थान। सो पंजाब साइड जो इंडिया है, इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पर ऐसे ये पाइप कनेक्ट करेगी, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? ओके वेट। हाँ जी, अभी बताइए, अभी आवाज ठीक आ रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही? हाँ। सो हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल एशिया। एंड सेंट्रल एशिया में मैंने अभी तक बताया कि ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद इमर्ज हुई 1996 में इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान आता है। एंड दिस स्मॉल एरिया इज अफगानिस्तान। एज यू कैन सी हियर कि सेंट्रल एशिया से इंडिया कितना पास है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी बहुत है। लेकिन बिकॉज दिस रीजन इज पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, तो इंडिया को यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है इधर वाली साइड। बिकॉज डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं। तो हम इनडायरेक्ट एक्सेस से, इस रूट से, यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ में। सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज हैं दोनों। रीजन बीइंग कि जो इंडिया है ये एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। इंडिया इज एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, तो इंडिया को ग्रो करने के लिए ऑयल एंड गैस की ज़रूरत है। एंड सेंट्रल एशिया में ऑयल एंड गैस का रिजर्व है। दूसरा हम देखते हैं कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आती है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आने का फ़ायदा ये रहेगा हमारा कि अगर हमारे यहाँ पर बिजनेस यूनिट ओपन होते हैं, मान लीजिए जो इंडियन बिजनेसेस यहाँ पर ओपन किए जाते हैं, तो आप इसकी लोकेशन भी देखिए। सबसे पहली बात तो लोकेशन को आप देख करके आपको पता चलेगा कि यूरोप के कितने पास है, ये यूरेशिया का पार्ट है वाली साइड, इन कंट्रीज में, तो इजीली हम यूरोप को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से भी लैंड से भी एक्सेस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये सेम चीज यहाँ से भी की जा सकती है। वाटर इज अ चीप ट्रांसपोर्ट, तो कैस्पियन सी से, यहाँ से जॉर्जिया से पास होते हुए, ब्लैक सी से पास होते हुए हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, या फिर यहाँ से पास करते हुए स्ट्रेट के थ्रू बाकी सभी कंट्रीज में एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज यूरोप। तो यूरोपियन मार्केट्स को अच्छे से टैप किया जा सकता है यहाँ से, सेंट्रल एशिया से। और बेस्ट थिंग इज कि यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट बन के जाता है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती है। ये चीज़ मैंने आपको म्यांमार में भी बताई थी कि जब कोई लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होती है, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है कि उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी अगर वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बन करके जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग उनकी कंट्री में होनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे यहाँ के लोग जो गरीब हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और लोकल पॉपुलेशन होगी यहाँ पर, तो इनकी इकोनॉमी को फायदा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होगा। एट द सेम टाइम इंडिया को भी फायदा होगा, बिकॉज इंडिया के जो बिजनेस हाउसेज हैं वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली भेजेंगे यूरोपियन मार्केट्स में, तो उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं पड़ेगी। बिकॉज सेम प्रोडक्ट अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करके तब भेजे जाएं इंडिया से, तो पहले तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा लगेगी। दूसरी चीज़, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अगर हम एक्सेस करते हैं इनके मार्केट्स को तो ड्यूटी लगेगी। मान लीजिए
हमारे यहाँ पे कोई शर्ट हम बना रहे हैं, ये शर्ट अगर 200 रुपये की हमने कॉस्ट बनाई और उसको हम सेल कर रहे हैं 1000 रुपीज़ में, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 800 रुपीज़। यहाँ पर जाकर के, यहाँ पर मान लीजिए कोई शर्ट बन रही है यूरोप में, वो शर्ट बन रही है 2000 की, तो उसके हिसाब से हमारी ज़्यादा इफेक्टिव है, लोग इसको ज़्यादा परचेज करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑफ 1000 रुपीज़, सेम क्वालिटी की शर्ट है। देन वी सी दैट ये शर्ट यहाँ पर जाएगी, क्योंकि ड्यूटी लगेगी, तो इसको कम्पिटिटिव बनाने के लिए, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री से जब चीज़ जाती है तो कम्पिटिटिव बनाने के लिए उस पर ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है। तो ये सेम 1000 रुपीज़ की शर्ट यहाँ जा करके मान लीजिए इस पे 1000 रुपीज़ का और टैक्स लगा दिया, तो अब ये कम्पिटिटिव बन गई। अब ऐसा नहीं है कि उनकी प्रेफरेंस होगी इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदने की लोगों की। दूसरी चीज़ रहती है इसमें कि ये जो 1000 रुपीज़ गए हैं, ये 1000 रुपीज़ से हमको फायदा नहीं हुआ। ये जो ड्यूटी आई है ये इंडिया को नहीं मिलेगी, ये ड्यूटी यूरोपियन कंट्रीज को ही मिलेगी। तो यानी अपने प्रोडक्ट पे तो वो फायदा कमा ही रहे थे, एट द सेम टाइम हमारे प्रोडक्ट पे भी वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं को फायदा करेगा ये, और हमको फायदा नहीं करेगा। उन्हीं का प्रोडक्ट बिकेगा, अगर बाई चांस हमारा बिकता भी है तो उनका 1000 रुपीज़ का उसमें फायदा होगा, हमारा सिर्फ 1800 होगा। सो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से जाती है, सबसे पहली चीज़, ये सेम चीज़ जो 200 रुपये में यहाँ बनी है इंडिया में, ये सेम चीज़ यहाँ पर 100 रुपये की बनेगी, क्योंकि लेबर बहुत चीप अवेलेबल है, मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह चीप अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 100 रुपये की शर्ट बनेगी, और उसको अगर आप अब 1000 रुपीज़ की बेच रहे हो, या मान लीजिए उसको 900 की बेची जा रही है, ठीक है, तो 900 की आप सेल कर रहे हो तो भी यहाँ पर 800 का प्रॉफिट हुआ। दूसरी चीज कि यहाँ पर कोई ड्यूटी इम्पोज नहीं होगी, देर विल बी नो ड्यूटी दैट विल बी इम्पोज्ड। तो जितना आपने लागत लगाई है उसके ऊपर जो आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लग रही है अब यहाँ पे। तो फायदा सिर्फ यहाँ होगा, इंडियन बिजनेस हाउसेस का होगा, सेंट्रल एशिया का फायदा होगा, एंड इंडिया का फायदा होगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया में जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उनको, उनकी जेनेरिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, अफोर्डेबल मेडिसिन बनाई जाती हैं, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज पुअर कंट्रीज हैं, यहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ब्रांडेड मेडिसिन को। तो इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, उनकी बहुत डिमांड रहती है सभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। तो हमारी जो डिमांड है वो मिडल ईस्ट में भी है फार्मास्यूटिकल्स की, साउथ ईस्ट एशिया में भी रहती है, सेंट्रल एशिया में हमारी डिमांड रहती है इसकी, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में, इन सभी कंट्रीज में फार्मास्यूटिकल्स की बहुत डिमांड है, इंडिया की जो जेनेरिक मेडिसिन इंडिया बनाता है उनकी। तो एक तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया में नेचुरल गैस और ऑयल वाइज बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो उस हिसाब से तुर्कमेनिस्तान को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेचुरल गैस का रिजर्व बहुत अच्छा है। One of the world largest reserves of natural gas is there in तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान पास होते हुए, पाकिस्तान पास होते हुए पंजाब तक एक पाइपलाइन बनाने की बात की जा रही है। दिस इज अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या है? तापी। इसके अलावा हम एक और पाइपलाइन प्रोजेक्ट बना रहे हैं ईरान के साथ में, जो ईरान पाकिस्तान से पास करती हुई इंडिया वाली साइड आएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी आईपीआई पाइपलाइन। लेकिन हम देखते हैं इन सभी पाइपलाइन प्रोजेक्ट में कहाँ तक काम हुआ है। इन सभी प्रोजेक्ट में यहाँ तक काम होना शुरू हो गया है, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान तक काम हो चुका है। पाकिस्तान क्योंकि आगे अलाउ नहीं करता है, इसीलिए ये चीज़ इंडिया तक एक्सटेंड नहीं हुई। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पाइपलाइन का काम चल रहा था आईपीआई का, वो हो चुका है। यहाँ से पाकिस्तान की इंडिया से कनेक्टिविटी ये मिसिंग है। ठीक है, सो दिस इज नॉट वर्किंग आउट। सो दिस इज आईपीआई एंड दिस इज तापी पाइपलाइन। इसके अलावा हम सेंट्रल एशिया में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी देखते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस टॉक अबाउट दैट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है INSTC। INSTC प्रोजेक्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए ये रशिया है ऊपर, रशिया के पास में इधर रहेगा सेंट्स, इधर
कहीं, यहाँ रशिया है, तो सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पे अगर हमें मॉस्को में, रशिया में, देखिए ये कैपिटल है, अगर हमें कभी रशिया में अपने प्रोडक्ट्स भेजने हैं तो हम कैसे भेजते हैं? यूजुअली मुंबई से भेजते हैं। ये पूरा इधर से घूम करके यहाँ से जाता है, ठीक है, स्विस कनाल से यहाँ से जाता है, फिर घूम करके आगे फिर यहाँ पर जाएगा। लेट मी शो यू द कंप्लीट मैप फॉर दैट INSTC का। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ से मुंबई से स्टार्ट होगा और यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से शुरुआत होगी, पहले यहाँ जाता है, ठीक है, या तो यहाँ से इस तरीके से घूम के जाता है रशिया में हमारा जो भी हम सेंड करते हैं प्रोडक्ट सेंट पीटर्सबर्ग को, या फिर दूसरा इसका रूट होता है जिसमें यहीं से शुरुआत होगी और यहाँ से फर्दर इस तरीके से यहाँ पर जाता है रशिया में और यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। अब दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग रूट। हालांकि यूजुअली जो हम देख रहे हैं वो इस तरीके से ही जाता है और इस तरीके से जब जाता है तो बहुत टाइम लगता है। ये ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर्स, 35 डेज लगते हैं इसको भेजने में। मतलब कोई शिपमेंट अगर मुंबई से चली और उसको सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में पहुंचना है तो 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं यहाँ तक जाते जाते उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी, बहुत टाइम भी लगता है उसको भेजने में, इसीलिए वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कंपैरेटिवली। इट बिकम्स एक्सपेंसिव एंड इसकी वजह से उसकी जो कम्पिटिटिवनेस होती है वो भी डाउन हो जाती है। तो इसीलिए 2000 में 2000 ईयर में ये साइन किया गया था अग्रीमेंट बिटवीन रशिया, ईरान एंड इंडिया। इन्होंने मिल करके 1999 में इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था कि हम एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएंगे बेटर कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद इनमें सब मीटिंग्स हुई और अग्रीमेंट साइन किए गए आगे 2002 के आसपास। ये सब इसमें कंटिन्यू रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो आपको ब्लू वाला रूट दिख रहा है ये ऑलमोस्ट 16,129 किलोमीटर्स लॉन्ग है, जिसको क्रॉस करने में कम से कम 35 डेज लगते हैं। 35 डेज। इसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं यहाँ से अगर इन्हें यूरोपियन मार्केट्स में भेजा जाए तो एट द सेम टाइम इट डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू द एशियन हार्टलैंड। हमको ये यहाँ से हमें सेंट्रल एशिया के पास में इधर नहीं भेज पाते हैं इसके थ्रू, इसी रूट के थ्रू। सो वी सी दैट कि और साथ ही साथ क्योंकि ये मिडल ईस्ट के पास से निकलता है, दिस इज मिडल ईस्ट एज यू सी, और मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है। क्योंकि मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है तो समटाइम्स वी ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम कि यहाँ से एक तो पायरेसी है, पायरेट्स होते हैं, ये लूट लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में ही भी क्योंकि टर्मोइल है तो ऐसा शिपमेंट्स जो यहाँ से निकलते हैं उनको टेररिस्ट ग्रुप से नुकसान होता है, ठीक है। डेंजर बना रहता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप यहाँ से इस क्योंकि ऑयल वगैरह भी पास करता है तो ये लोग लूट सकते हैं ऐसे पूरे शिपमेंट को, इससे नुकसान होगा काफी। सो व्हाट वी सी इज कि इससे अच्छा है इसको हटा करके एक और चीज प्रपोज की गई थी जो 1999 में, वो नया रूट प्रपोज किया गया था। नया रूट कैसा होगा कि ये ऐसे घूम करके ना जाए, रादर सीधा मुंबई से स्टार्ट हो, ईरान पहुंचे, ईरान से रोड और रेलवे नेटवर्क के थ्रू आगे यहाँ कनेक्ट किया जाए, यहाँ से सी के थ्रू अलग पोर्ट से कनेक्ट किया जाए, फिर वहां से रशिया कनेक्ट किया जाए। और ये जो है, ये जो आपको रूट दिख रहा है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिस इज 6,000 समथिंग रूट, तो 6,000 किलोमीटर का है, इसमें हार्डली 10 to 12 डेज लगेंगे। तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि इसमें 1/3 हो जाएगा टाइम जितना लगता था पहले शिपमेंट को भेजने का, 1/3 लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ 7,200 लॉन्ग मल्टी मोडल नेटवर्क
जिसमें शिप रूट भी रहेगा, रेल भी रहेगा, रोड भी रहेगा, जो कि इंडिया को रशिया के साथ में कनेक्ट करेगा वाया सेंट्रल एशिया, यूरोप, वाया ईरान। तो इससे फायदा क्या होगा कि इसी रूट के थ्रू हम यहाँ ईरान के पास से, यहाँ से इस तरीके से सेंट्रल एशिया के साथ में भी हम अपना कर सकते हैं एक्सेस। और दूसरी चीज कि सेंट्रल एशिया को लेकर के एक अशगाबाट एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंडिया उसका पार्ट है, इंडिया ने भी साइन किया है। तो आईएनएसटीसी को अशगाबाट के साथ में मर्ज किया जा रहा है। इसकी बात चल रही है कि इन दोनों को मर्ज किया जाए सभी कंट्रीज, ताकि आपस में सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी इसका फायदा हो, ठीक है, उनको भी एक्सेस मिले ऐसे कॉरिडोर का, एंड एट द सेम टाइम इंडिया को यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा इन कंट्रीज में। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। 1999 के बाद ये मूट हुआ था सब्जेक्ट, और इनिशिएट किया गया था इन 2000, एंड ये अग्रीमेंट साइन हुआ था 2002 में। तो इस रूट में इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, ये सभी रहेगा। तो लेट मी शो यू द रूट बेसिकली इन डिटेल। इसमें क्या रहेगा ये आपको बाय द वे पढ़ना है, जो आपको रीडिंग मटेरियल मैंने यहाँ पर दिया है सेंट्रल एशिया के लिए। आई हैव टू गो थ्रू दैट, एटलीस्ट रीड इट वंस। सो रूट देख लेते हैं। दिस वन इज मुंबई। ये येलो कलर का जो दिख रहा है, दिस इज द नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो मुंबई से सबसे पहले जो ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट है, इसके साथ में कनेक्ट किया जाएगा। बंदर अब्बास पोर्ट से यहाँ पर इन ईरान का है बंदर अंजाली पोर्ट, इसको रोड या रेलवे के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ से कैस्पियन सी है तो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। और ये है अस्त्राखान पोर्ट, रशिया का पोर्ट है अस्त्राखान। तो अस्त्राखान से आगे सेंट पीटर्सबर्ग पे थ्रू रोड कनेक्टिविटी, इस तरीके से इसको पूरा कनेक्ट किया जाएगा। सो रूट कुछ ऐसा होगा इस तरीके से। तो ये है हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब बात ये चल रही थी कि इसमें क्योंकि इंडिया ने अभी 2011 में जो बनाया गया था अशगाबाट एग्रीमेंट, इसको रिसेंटली ज्वाइन किया था। अशगाबाट एग्रीमेंट भी एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर है, जो सेंट्रल एशिया को पर्शियन गल्फ के साथ में, जो पर्शियन गल्फ कंट्रीज आपको दिख रही हैं, ये कनेक्ट करेगा इसके साथ में। तो अशगाबाट एग्रीमेंट को कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए लाया गया। एंड ये जो अशगाबाट एग्रीमेंट है, दिस इज इन फोर्स सिंस 2016। तो बात ये चल रही है कि इसको इसके साथ में मर्ज किया जाए, क्योंकि इसके भी रूट्स आसपास से चल रही हैं, तो इससे इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वो बहुत ज़्यादा रहेगा और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो यूजुअली हम जब सेंट्रल एशिया जाते हैं तो हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, बिकॉज पाकिस्तान डिनाइज इट। तो हम जाते हैं मुंबई से बंदर अब्बास पोर्ट, बंदर अब्बास या चाबहार पोर्ट भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ये इंडिया ने ही बनाया है, चाबहार पोर्ट। और यहाँ से इस रूट से जाते हुए हम जाते हैं अफगानिस्तान ने एक रोड बनाई है, रोड का नाम है जारांस देलाराम रोड। इस रोड के थ्रू होते हुए इंडिया आगे जाएगा, इस रोड के थ्रू होते हुए आगे कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया में। अभी इनडायरेक्टली इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमको एंट्री अलाउ नहीं करता है डायरेक्ट, दैट्स वाई। सो दिस इज व्हाट वी आर रिलाइंग ऑन। तो थोड़ा सा आईएनएसटीसी के बारे में भी आप पढ़िएगा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। बाकी मैप वाइज थोड़ा सा और आइडिया होना चाहिए, एज यू कैन सी हियर कि कैस्पियन सी के पास में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। मैप सेक्शन देखिए, जब भी इंटरनेशनल रिलेशन कवर करते हैं, जिस भी कंट्री को कवर कर रहे हैं, उसका मैप सेक्शन अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो पूछा जा सकता है ये यूपीएससी में। एज यू कैन सी दिस इज द अस्त्राखान पोर्ट, यहाँ पर है बंदर ए अंजाली पोर्ट इधर, एंड ये कनेक्ट करेगा इस तरीके से। बाकी दिस इज अजरबैजान, अजरबैजान भी इसका पार्ट है, एक तो सी से कनेक्ट होगा और दूसरा डायरेक्टली अजरबैजान के थ्रू भी रशिया अगर चाहे तो इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अजरबैजान भी इसका पार्ट है। तो रिमेंबर दैट इसकी कैपिटल क्या है, बाकू। एंड दिस इज कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान इसका सबसे बड़ा जो कंट्री है वो कजाकिस्तान है। यहाँ पर है लेक बालकाश, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज आरएल सी, 2018 में इस पे क्वेश्चन आया था आरएल सी पे। देन देर इज दिस उज्बेकिस्तान आ जाता है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद।
एंड अशगाबाद में ही ये साइन किया गया था, इसीलिए इसका नाम अशगाबाद एग्रीमेंट है। देन कम्स तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो उज्बेकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो एक और चीज़ याद रखनी है कि उज्बेकिस्तान की बॉर्डर नहीं है कैस्पियन सी के साथ में। कैस्पियन सी के साथ में एक तो रशिया का बॉर्डर है, अजरबैजान का, ईरान का एंड कजाकिस्तान का एंड तुर्कमेनिस्तान का। ये बार बार मैप देखोगे तो अपने आप अच्छे से याद हो जाएगा आपको। दिस इज इम्पॉर्टेंट। खैर, अब एक एक करके सेंट्रल एशिया की जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैप्स के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करी, लाइक INSTC एंड ऑल। लेट अस सी फ्रॉम द नोट्स पर्सपेक्टिव कि इम्पोर्टेंस क्या है सेंट्रल एशिया की। देखिए, सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी वाइज। एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया को चाहिए, इंडिया की डिमांड है हाइड्रोकार्बन यानी गैस और मिनरल रिसोर्सेज की, जिसमें यूरेनियम भी आता है। इंडिया के काफ़ी जोग्राफिकली क्लोज है, तो अगर हमें इंपोर्ट करना होता है यहाँ से हमारा काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन बिकॉज इसमें पाकिस्तान डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता है, तो यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। तो लेकिन हम इनडायरेक्ट एक्सेस के थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इट। फिर आगे देखते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सेंट्रल एशिया की, बिकॉज सेंट्रल एशिया एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है। एज यू कैन सी इन दिस मैप कि ये है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर दिस इज ईस्ट एशिया, दिस इज नॉर्थ एशिया ऊपर रशिया में, ठीक है। दिस इज यूरेशिया, यूरेशिया, दिस इज व्हाट वी सी। दिस इज वेस्ट एशिया एंड दिस इज साउथ एशिया। तो लोकेशन ऐसी है कि ईस्ट एशिया को कनेक्ट करना है यूरेशिया से, या नॉर्थ एशिया को साउथ एशिया से, या वेस्ट एशिया को, इस तरीके से ऐसे कनेक्टिविटी के लिए दिस इज एट द सेंटर। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, इसकी लोकेशन बहुत अहम है। इसीलिए नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर चाइना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना के वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। और जो हमने INSTC की बात की, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, तो ये जो कॉरिडोर है ये चाइना के वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को टक्कर दे सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी सी। एंड INSTC जो है, एक चीज ये भी याद रखनी है इसमें कि सेंट्रल एशियन के अशगाबाद एग्रीमेंट भी इसमें मर्ज करने की बात चल रही है। INSTC और जो इंडिया जापान का एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर अभी रिसेंटली जिसका विजन डॉक्यूमेंट 2017 में जापान एंड इंडिया ने दिया था, उसको अगर ध्यान में रखें, उनको अगर मर्ज कर दिया गया तो डेफिनेटली इट विल गिव यू नो challenge to China's One Belt and One Road इनिशिएटिव। दूसरा इसमें फायदा ये भी रहेगा कि देखिए, ऊपर जो है वो रशिया में पहले क्या होता था कि रशिया की नॉर्थ में आर्कटिक ओशन फ्रोजन रहता था। फ्रोजन रहने की वजह से रशिया के पास में ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते थे ट्रेड, मतलब शिप वगैरह शिपिंग करने के, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का इतना यूटिलाइज नहीं कर पाता था। अब आज के टाइम पे, क्योंकि यू नो रशिया क्लाइमेट चेंज के चलते ऊपर आर्कटिक ओशन मेल्ट हो रहा है, तो बहुत सारे नए वो खुल रहे हैं, वेज खुल रहे हैं, जिसके थ्रू अब रशिया को बहुत, एटलीस्ट इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है यहाँ से। तो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ओशन, आर्कटिक ओशन, ये इसके 200 नॉटिकल माइल्स के अंडर में आएगा। और यहाँ पर पहले ही रशिया की जो देखिए इकोनॉमी है वो ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ डिपेंडेंट है डिफेंस पे। तो क्योंकि क्रिमियन क्राइसिस के चलते 2014 से हम देखते हैं रशिया पे सैंक्शंस हैं, तो रशिया ने भी यूरोपियन कंट्रीज पे बैन लगाया हुआ है। यहाँ पर भी इनके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि इनके प्रोडक्ट्स कोई रशिया को एंटर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो 2014 के बैन के बाद में रशिया की इकोनॉमी काफ़ी डाउन प्ले हो गई है। तो अगर उसको रिवाइव करना है तो कहीं ना कहीं एक तो आर्कटिक ओशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम देखते हैं अथॉरिटेरियनिज्म बहुत बढ़ रहा है खैर रशिया में, तो फ्यूचर में हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस भी है। इनफैक्ट पहले
चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हुआ करता था, इसमें दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे। पहला था मैरीटाइम वाला, यानी पानी से रिलेटेड जो शिपिंग होगी, शिपिंग रूट्स बनेंगे, आपस में कनेक्ट किए जाएंगे। और दूसरा था रोड एंड बेल्ट कनेक्टिविटी, रोड बेल्ट बनाई जाएगी, जो रोड बेल्ट बनाई जाएगी, रोड एंड रेलवेज बेल्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर लैंड के थ्रू, लैंड रूट था। लेकिन उसी के साथ में अब चाइना ने पोलार रूट भी अनाउंस किया है। पोलार रूट क्या होगा? यहाँ से आर्कटिक ओशन के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे इंडिया की पोजीशन है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, रशिया की सॉरी चाइना की पोजीशन भी सेम है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चाइना को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और सेंट्रल एशिया से हमारी तो अभी एंगेजमेंट उतनी नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में। 2012 में ही हमने पॉलिसी लेकर के आए और कनेक्ट करना शुरू किया है। लेकिन चाइना काफ़ी कुछ काम कर चुका है यहाँ पर। चाइना की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रेडिंग वगैरह जो इन कंट्रीज के साथ में होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि चाइना को लेकर के गुडविल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि चाइना कहीं पे भी होता है हार्ड लोन्स प्रोवाइड करता है। हार्ड लोन्स में आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टमेंट तो प्रोवाइड कर देगा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। सेकेंड थिंग इज, इसके चलते डेट ट्रैप होने का बहुत बड़े चांसेस हैं, बिकॉज इतने हार्ड लोन्स दे रहा है चाइना, तो ऑब्वियसली ये कंट्रीज चाइना पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे, और एक तरीके से चाइना यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाएगा इस रीजन में। दिस इज व्हाट वी सी। नेक्स्ट थिंग इज कि चाइना के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है सेंट्रल एशिया, बिकॉज चाइना के वेस्टर्न एरिया में इधर की साइड अगर आप देखो तो यहाँ पर हैं उइगुर मुस्लिम्स। वेस्टर्न पार्ट में उइगुर मुस्लिम्स हैं, इनके साथ में काफ़ी ऑपरेशन किया जाता है चाइना। तो इसीलिए यहाँ पे अफगानिस्तान का जो टर्मोइल है, अगर उसको हमको कवर करना है, उसको कंटेन करना है, जो भी टेररिज्म यहाँ से एमिनेट हो रहा है अफगानिस्तान की साइड से, तो चाइना और इंडिया दोनों को इस पे काम करना पड़ेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में मिल करके, टू कंटेन दैट। क्योंकि जो डायरेक्ट कंट्रीज होती हैं, डायरेक्ट नेबरहुड होता है, वही कंटेन कर पाता है। तो इसीलिए इंडिया यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में इंगेज कर रही है, चाइना भी इंगेज कर रही है टू कंटेन दी टेररिज्म, ताकि टेररिज्म यहाँ से बाहर, मतलब इसी को यहीं पे कंटेन किया जाए, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो, जो अफगानिस्तान में फिलहाल हमें ये डेंजर बहुत ही लर्क कर रहा है। क्योंकि अब यूएसए भी यहाँ से पुल आउट कर जाएगा, सारे ट्रूप्स वगैरह जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रम्प्स डिसीजन। तो लेकिन ट्रम्प ने ये साथ ही साथ ये भी बोला अफगानिस्तान की पॉलिसी को लेकर के कि आने वाले टाइम में ये कभी यूएसए डिसाइड नहीं करेगा कि कितना पुल आउट होगा। यूएसए कभी भी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। यूएसए विल नेवर टॉक अबाउट दिस कि कितने ट्रूप्स वहां पर भेजे जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब यूएसए अनाउंस करता है कि हम 10,000 ट्रूप्स भेज रहे हैं कहाँ पर, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पर जो तालिबानी फोर्सेस होती हैं उनको पता होता है कि 10,000 आने वाले हैं, उसी हिसाब से वो तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अब बताया नहीं जाएगा, नंबर अनाउंस नहीं किया जाएगा, रादर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एरिया है, और सेंट्रल एशिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टेररिज्म को कंटेन करने में यहाँ पर। So this area is very very important. Another thing regarding Central Asia is Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization सिक्योरिटी एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान इसके फुल टाइम मेंबर्स बन गए हैं। अभी जो लास्ट ईयर 2018 में सबसे पहली मीटिंग हुई थी, उसमें शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बैक टू बैक इनकी वन बेल्ट एंड वन रोड की इनिशिएटिव की भी मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। साथ ही साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, मोदी की ये भी स्टेटमेंट आई थी कि वी विल नॉट अलाउ समवन टू प्ले विद आवर सॉवरेनिटी, बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही है। यहाँ से इंडिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है इन दिस केस, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास हो रहा है। सो वो चीज़ हम देखते हैं। सो व्हाट वी सी इज, एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एनर्जी सिक्योरिटी वाइज इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज है, क्योंकि इंडिया चाहता है एनर्जी रिजर्व्स सेंट्रल एशिया की, और इनको क्या चाहिए सेंट्रल एशिया
को एग्रीकल्चर नहीं है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए, एंड इंडिया की जो अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज व्हाट दे वांट। नेक्स्ट, सिक्योरिटी वाइज जब हम देखते हैं तो सिक्योरिटी वाइज चैलेंज ऑफ टेररिज्म की मैंने बात की, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग यहाँ पर होता है। वाई? बिकॉज अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो ईरान, दिस इज द गोल्डन ट्रायंगल, एक्चुअली गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं इसको। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर ओपियम प्रोडक्शन होता है, तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी यहाँ से बहुत बढ़ती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से। तो ये सेम चीज़ अगर हमें कंटेन करनी है तो सेंट्रल एशिया से ये हम डायरेक्टली टैप कर सकते हैं, हम यहाँ से रोक सकते हैं, इधर इनके बॉर्डर से एटलीस्ट यहाँ एमिनेट करने से रोका जा सकता है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान वाली साइड से हम यहाँ पर इंडिया वाली साइड से तो हम बॉर्डर क्रिएट किया ही हुआ है, दैट दिस डज नॉट हैपन, वी आर ट्राइंग टू कंटेन इट। लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर हमें रोकना है, गोल्डन क्रेसेंट को, ड्रग ट्रैफिकिंग को, तो सेंट्रल एशिया का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल बहुत ही रहेगा। नेक्स्ट इज सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया मिल करके अफगानिस्तान में नॉर्मलेसी ला सकते हैं। आपको पता है अफगानिस्तान में टर्मोइल चल रहा है, तो नॉर्मलेसी लाई जा सकती है। दूसरा हम देखते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन वाइज तो जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी सभी जो कंट्रीज हैं वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये भी पूछा जा सकता है, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रल एशिया इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है। देखिए, इंडिया ने सबसे पहले अपनी जो पॉलिसी लॉन्च की थी 1992 में, राइट आफ्टर ओपनिंग इट्स इकोनॉमी, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में इंट्रोड्यूस किए थे, 1992 में ही हम लुक ईस्ट पॉलिसी की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें वी वर बेसिकली ट्राइंग टू टैप दी साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। ठीक है, लेकिन अभी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर, तो लुक ईस्ट को ट्रांसफॉर्म करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया, और एक्ट ईस्ट में, लुक ईस्ट में सिर्फ 10 जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, इन पे फोकस किया जा रहा था। एक्ट ईस्ट पे पूरे एशिया पैसिफिक पे फोकस किया जाएगा। तो एशिया पैसिफिक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया इसी पॉलिसी के अंडर में एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था कि वर्ल्ड में यूरोप से अमेरिका वाली साइड ज़्यादातर ट्रेडिंग यहाँ होती थी, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो अटलांटिक हुआ करती थी। अब यहाँ पर स्लो डाउन हो गया है, यहाँ पर इतनी डिमांड आ नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हो चुकी हैं। जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग हो रहा होता है, वहाँ पर डिमांड जनरेट होती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर डिमांड जनरेट हो रही है। अब आने वाले टाइम में एशिया पैसिफिक में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने वाली है, ये शिफ्ट हो रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ। इसीलिए भी यूएसए पिवट टू एशिया जैसी पॉलिसीज परस्यू कर रहा है, नॉट ओनली टू कंटेन चाइना बट ऑल्सो टू टैप दीज रिसोर्सेस। तो इंडिया को भी अपने पॉलिसीज को इन लाइन विद दिस ग्रेविटी शिफ्ट रखना था। तो हम देखते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसी के लाइन पे है कि पूरे एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट होगा। एक्ट ईस्ट में वेस्ट एशिया भी आ जाएगा, क्योंकि एशिया और पैसिफिक रीजन की बात की जा रही है। तो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी कंट्रीज आएंगे। आगे होने क्या वाला है, एशिया का, एशिया पैसिफिक यानी यहाँ से यूएसए के साथ में इधर से बन जाएगा। ठीक है, जो पहले इधर से हुआ करता था, अब वो एशिया के साथ, यूरोप के बजाय एशिया के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगी। तो अब अगले आने वाली पावर के बारे में इसीलिए बोला जा रहा है कि नेक्स्ट सुपर पावर इज गोइंग टू बी फ्रॉम एशिया, और उस हिसाब से एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है सेंट्रल एशिया, और हम यहाँ पर टैप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर ग्रोथ होगी, यहाँ पर डेवलप करेंगे जब इकोनॉमीज, तो डिमांड जनरेट होगी, मार्केट्स होंगी, कंज्यूमिंग मार्केट्स, तो वो मार्केट्स इंडिया टैप कर सकता है अपनी इकोनॉमी को भी फर्दर
ग्रो कर सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि पहले से ही सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे बिफोर 1990, और तब से हमारे इनके साथ में रिलेशन है। जैसे इंडिया के गुड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इनके साथ में रहे हैं। ताशकंद में हम देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन का पार्ट थे सेंट्रल एशियन रीजन, तभी से रहे। लेकिन जब से सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद से डिसइंटीग्रेशन के बाद से हमारे रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ में काफ़ी हद तक लॉस्ट हो गए थे। दूसरा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं थी, ये भी रीज़न है। लेकिन धीरे धीरे करके अब ये चीज़ रियलाइज की जाने लगी कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस कंट्री इज़। फ्रॉम दिस बिहाव हम देखते हैं कि ये चीज़ बेसिकली मांगी गई है कि अब यहाँ पर, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एट द सेम टाइम एनर्जी सिक्योरिटी वाइज भी हम देख रहे हैं। सो ये चीज़ इंडिया ने अब इस पे फोकस करना शुरू किया है, अपनी प्रायोरिटी इस पे सेट की है। दिस इज व्हाट वी सी। तो तापी एंड आईपीआई पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स अभी जिसकी मैंने बात की, यहाँ से चल रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स, दे आर नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसकी वजह से तो तीन की लोकेशंस है सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने की। डायरेक्ट एक्सेस तो अलाउड नहीं होता पाकिस्तान की वजह से। फर्स्ट इज चाबहार और बंदर अब्बास पोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज बमियान प्रोविंस है अफगानिस्तान के थ्रू, एंड बंदर आजाली ऑन द कैस्पियन सी। यहाँ पे, यहाँ जाकर के एक ये रूट से, और दूसरा यहाँ से अफगानिस्तान से पास करके, नेक्स्ट इज हमारा अफगानिस्तान डायरेक्ट यहाँ से ईरान से। इस तरीके से ये तीन रूट्स हमारे पास पड़ते हैं, ये तीन लोकेशंस रहती हैं। खैर, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में। इंडिया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गया है। तो रिसेंटली जो एनुअल समिट्स होंगी अब उसमें भी पार्ट ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको पता है इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ INSTC ऑल्सो, विच इज़ अ मल्टी नेशन प्रोजेक्ट, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव होगा। तो इंडिया तो वैसे भी चाबहार पोर्ट फुली फंक्शनल अभी हो चुका है, एंड और भी स्टेजेस में काम चल रहा है चाबहार पोर्ट में। एंड एट द सेम टाइम वी सी अशगाबट एग्रीमेंट, इंडिया ने ये भी साइन कर लिया है, और साथ में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर भी चल रहा है सेंट्रल एशिया के साथ में भी, और पर्शियन गल्फ के साथ में भी कनेक्ट कर पाएगा। साथ ही साथ तापी की बात चल रही है कि इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा तापी। यहाँ तक तो काम कर रहा है अभी। इंडिया तक पाकिस्तान की कनेक्टिविटी की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। बाकी क्या फ़ायदा हो सकता है अशगाबट एग्रीमेंट से या INSTC से, ये चीज़ आपको यहाँ से डायरेक्टली रीड कर लेना, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसमें रूट्स रहेंगे। रादर कंट्रीज इम्पोर्टेंट है, रूट से ज़्यादा कंट्रीज इम्पोर्टेंट है। अब अग्रीमेंट तो साइन हुआ, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने, कुछ कंस्ट्रेंट हैं। कंस्ट्रेंट ये है कि INSTC 2000 में आइडिया डाला गया था, और 2002 में इसका एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। 2019 आ चुका है और अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। रीजन बिंग कि INSTC का कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेशनल ग्राउंड्स पे इसमें ऑपरेशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि उसके अलावा प्रॉब्लम्स यहाँ पे परसिस्ट कर रही हैं रिलेटेड टू कस्टम्स प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। And apart from that, we see that there are issues relating to the funding of the infrastructure. जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाएगा, जैसे रोड और रेल रूट बनाए जाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? आपको क्या लगता है, फ्रॉम वेयर दिस फंडिंग विल कम? एनी आइडिया अबाउट इट? देखिए, तीन पार्टीज हैं। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस हैं। इंडिया के पास में इतना पैसा है नहीं, ठीक है, कि इंडिया अपने ही कंट्री का नहीं कर पा रही है। इंडिया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बाहर का कैसे करेगा? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तो किया ही जा सकता है, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब से लिया जा सकता है, ट्रू। लेकिन उसमें भी इनकी इकोनॉमीज, आप लोन ले रहे हो, फंडिंग ले रहे हो, तो आपको वापस भी लौटानी पड़ेगी वो फंडिंग, करेक्ट? कहाँ से लौटाओगे जब ये दोनों कंट्रीज पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, और इंडिया इतना बर्डन शेयर नहीं कर सकता है कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया इसमें अपना
स्पॉन्सर करे या इंडिया उसमें वापस करे, वी कैन नॉट टेक द बर्डन, राइट। हमारे डोमेस्टिक नीड्स ही अभी इतनी है कि हमारी डोमेस्टिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट थिंग इज लो लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेनराइजेशन ऑफ द रूट। अभी देखिए कंटेनर्स में ये सामान लेकर के जाया जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे होगा क्या कि जो कंटेनर्स होंगे उस पर एक स्पेशल टैग लगा होगा। तो जैसे पहले क्या होता था कि जब भी क्रॉस करना होता था बॉर्डर, तो सबसे पहले उस कंटेनर को खोला जाएगा, उसमें सामान दूसरे उसमें लादा जाएगा, दूसरे उसमें कंटेनर में, और सारी चेकिंग होगी। तो इसमें कम से कम हर एक जगह पे 2 से 3 दिन का काफ़ी उसमें वो रहेगा। ठीक है। तो INSTC में इसलिए प्रपोज किया गया कि एक जो ट्रक मान लीजिए एक जगह से चलता है, तो उसको इस तरीके से जो जो भी कंटेनर जा रहा है उस कंटेनर को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा। उस कंटेनर पे जो टैग लगा होगा उस टैग की वजह से ही उसको बिना चेकिंग के सीधा भेजा जाएगा। रीजन बिंग कि आपस में ये चीज इन्होंने डिसाइड की है कि पहले ही ये लोग सील करके अच्छे से मॉनिटर करके उसको भेजेंगे। दूसरी चीज इसमें रहती है कि कॉमन बॉर्डर क्रॉसिंग रूल्स नहीं है अभी तक, ये साइन ही नहीं किया इन कंट्रीज ने जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए अगर इंडिया में कोई और रूल है कि कंटेनर जाते हैं और उसको उनकी चेकिंग होनी चाहिए, ऐसे ही ईरान में अपने रूल होंगे, तो सबसे पहले तो कॉमन बॉर्डर रूल्स होने चाहिए इसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, वो प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि रोड और रेल कनेक्टिविटी के थ्रू तो हायर टैरिफ आएगा। एक बार को वाटर से अगर मूवमेंट होती है वाटर ट्रांसपोर्ट से, वो चीप है, लेकिन रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट तो बहुत बहुत वहां से बंदर अब्बास पोर्ट से जो जाएगा वो काफी महंगा कर देगा इसको। दूसरा वैगन की शॉर्टेजेस भी हैं कि जिनमें सामान लाद करके इस तरीके से शिप्स में या जो ट्रेन्स हैं उसमें भेजा जाएगा, तो वो भी शॉर्टेज है उसमें। उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतना जल्दी भेजा जाए कि 10 से 12 दिन में ही चीज़ें पहुंच जाएं। दूसरा हम देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। ईस्ट में आप देखोगे इस्लामिक इंसर्जेंट्स हैं, आईसिस है यहाँ पर। ठीक है, इसकी वजह से दूसरा होता है कि वेस्ट के रूट में देखोगे आप तो अफगानिस्तान पड़ जाता है, वहां से भी प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से जो भी सामान यहाँ से जा रहा है उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत हाई रहेगी। इंश्योरेंस कॉस्ट, क्योंकि जो भी सामान आप भेज रहे हो, कोई भी मान लीजिए यहाँ से डीलर सामान भेज रहा है इंडिया से रशिया में, तो उसको अपने सामान की बाई चांस कोई लूट लेता है या कोई डैमेज कर देता है, तो उसको इंश्योरेंस भी रखनी पड़ेगी, बहुत करोड़ों का सामान वो भेज रहा होगा। तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कॉस्ट भी उसको भेजने की बहुत हाई रहेगी, बिकॉज इतने डेंजरस सिचुएशन से ये निकल रहा है, बिकॉज ईस्ट वेस्ट दोनों साइड पे टर्मोइल है। यहाँ पर तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, यहाँ पर अफगानिस्तान वाला प्रॉब्लम है। तो इसके बीच में से निकल करके इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाई गई है, तो इसके अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया पॉलिसी को थोड़ा सा पढ़ लेना, और अगर क्वेश्चन आता है आपका जनरल स्टडीज में तो पॉइंट्स में लिखना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। And yeah, we are done with Central Asia. We have seen how important it is, Central Asia. अब आगे हम डिस्कस करते हैं इंडिया जापान के जो एक्सपर्ट ओपिनियंस रह गए थे। लेट्स गो फॉर दैट। इंडिया जापान हमने कवर तो कर ही लिया था, बस कहाँ तक, कौन सा एक्सपर्ट का ओपिनियन लिख रहे थे हम। IR के लिए PDF में अभी रुको, वेट अ मिनट। जो बेसिक IR के लिए पढ़ने के लिए जो PDF है, लेट मी शेयर दैट, जो आपको पढ़नी है पार्ट 1 में शेयर कर देती हूँ।
हर्षवी पंत, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं लिखा था हमने हर्षवी पंत का व्यू। वो एक्चुअली उस दिन एरर आ गया था ना। ओनली 2 लाइन्स, हाँ वी हैव टू राइट, लेकिन सही बोल रहे हो, ठीक है। एक मिनट, सेंट्रल एशिया की पीडीएफ मैंने डाल दी है। वन बाय वन लेट मी अपलोड द पीडीएफ्स। इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया अफ्रीका, गिव मी 5 मिनट्स, उसके बाद करते हैं इतना। इन द मीन टाइम आई एम जस्ट अपलोडिंग द पीडीएफ्स। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। इंडिया नेपाल, you can download the PDF from discussion forum.
वेट अ मिनट। अभी एक्चुअली मैं सारी आईआर से रिलेटेड पीडीएफ अपलोड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, तो बहुत सारी वैसे अभी मैंने अपलोड कर दी हैं। अ, बाकी जो बची हैं वो भी कर देती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं सेशन। इसमें बस एक्सपर्ट ओपिनियंस थोड़े ऐड होंगे। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन। अच्छा, लिबरलिज्म वाली मैंने पीडीएफ्स नहीं डाली है अभी तक। स्कूल्स वाली नहीं डाली है ना? लेट मी डू दैट आल्सो। आइडियलिस्ट स्कूल और आपका जो रियलिस्ट स्कूल था, आई थिंक वो पीडीएफ्स भी अच्छी हैं। तो लेट मी डू दैट आल्सो। पेपर 2 सेक्शन E and there should be one more PDF.
Wait. Almost done. बाइपोलर ऑर्डर, कोल्ड वॉर रिलेटेड पीडीएफ मैं अभी डाल रही हूँ, ठीक है. And realism and idealism. This is federalism, different topic, and almost done. Hi Karthik. Okay, wait a minute. At the same time, I'll add you. Batch number 7, Karthik, right? Hindi wali classes में, or you're watching batch number 8? Which sessions you are following? 7. Okay. Please check again, Karthik. I think you are added. Okay. Okay. Just 3-4 more PDFs are left. Then we will continue with this. Okay, done. Post Cold War, bipolar, realism and idealism. अभी जो मैं शेयर कर रही हूँ, लाइक जो सबसे टॉप पे रहेंगी वो आपके पेपर 2 सेक्शन ए की पीडीएफ. इसके अलावा पीडीएफ रहेंगी कि कॉन्सेप्ट्स को लेकर के एडिशनल जो क्लास में लिखवाई हैं, डिक्टेटेड है, पहले प्रायोरिटी उनको देनी है कॉन्सेप्ट. उसके बाद जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ वहां से पढ़ना है, एंड दैट विल बी इट. इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर पेपर 2 सेक्शन ए. ये पीडीएफ थोड़ी बड़ी, टेकिंग देयर टाइम थोड़ा. ऑलमोस्ट सारी पीडीएफ्स हो चुकी हैं की कॉन्सेप्ट्स को छोड़ करके. आई थिंक न्यूक्लियर सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन की भी बची है, सो आई डू दैट. वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? एम आई ऑडिबल क्लियरली? ब्रेकिंग. ओके, रिफ्रेश करती हूँ. वेट अ मिनट. वो एक्चुअली अपलोड हो रही है ना पीडीएफ. वेट, लेट मी राइट.
चलिए होता रहेगा। इंडिया जापान के जो एक्सपर्ट ओपिनियन वो बचे हैं, राइट। तो हर्ष वी पंत से हम लिख रहे थे, ही हैं बस, वही राइट हमें लिखने हैं। So, Harshvi Pant writes that the relationship between India and Japan is perhaps the best it has ever been because दोनों कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जिस हिसाब से रीजन को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, वो सिमिलर टर्म्स में देखते हैं। ये लाइन हमने लिखी थी। यस राघव, ओके, ये लिख ली थी। आगे लिखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एडमायरर ऑफ इंडिया। जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया को काफी एडमायर करते हैं। ही इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एडमायरर ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। ही हैज बिन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ, ये हमेशा से यही चाहते हैं कि इंडिया और जापान के बीच में स्ट्रेटेजिक टाइज हो। तो ही हैज बिन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ स्ट्रेटेजिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ओके डन, कोल्ड वॉर इज डन। रियलिज्म, आइडियलिज्म, पोस्ट कोल्ड वॉर, और क्या बचा है, एक और बचा है, नेशनल पॉलिटिक्स, रियलिज्म। बाइपोलर। ये लिख लिया। आगे लिखिए, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एशियन लीडर्स, he was one of the first Asian leaders to to envision a broader Asia, to envision a broader Asia। ये चाहते हैं कि ब्रॉडर एशिया होना चाहिए, कंट्रीज को एशिया में बेसिकली साथ में मिलकर के, इंडिया और जापान जैसी कंट्रीज को साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। ब्रॉडर एशिया, linking the Pacific and Indian Oceans, linking the Pacific and Indian Ocean, Pacific and Indian Ocean to from the Indo-Pacific to from the Indo-Pacific, मतलब इसकी जगह पे इंडो पैसिफिक, आपस में लिंकेजेस ऐसे होने चाहिए, इंडो पैसिफिक। अगला लिखिए, सी राजा मोहन, सी राजा मोहन says that C. Rajamohan says that Japan was the only nation to extend to extend only nation to extend public support to India during the Doklam confrontation. Public support to India during the Doklam confrontation.
during the Doklam confrontation. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इसी में सी राजा मोहन सेज दैट द languishing defense military partnership, the languishing मतलब अभी से जो हमारी डिफेंस पार्टनरशिप लटकी हुई है, languishing defense partnership is a push, need to be given a push, need a push. Through 2+2 dialogue, 2+2 dialogue, 2+2 dialogue. बाकी जो बचा है अभी कवर कर लेंगे, क्योंकि एक श्याम सरन के बचे हैं, राजीव भाटिया का है, थोड़ा बहुत सी राजामोहन का है, देन विल बी डन विद इट. ठीक है, दैट विल बी डूइंग लेटर ऑन. अगले लेसन में वेस्ट एशिया रहेगा. नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग 1:30 है आई थिंक, लेकिन मैं इसको एक बार देख लेती हूँ. हाँ, क्लास का टाइमिंग 1:30 है. हाँ, 1:30 रहेगा. ठीक है, आधे घंटे बाद हम दूसरी क्लास शुरू करेंगे. उसमें पहले इंडिया जापान कवर कर लेंगे, ये जो लिखे हैं शुरू के एक्सपर्ट 2-4, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया. बाकी आज 5:30 पे आपकी आंसर राइटिंग की क्लास है, आंसर राइटिंग की, तो प्लीज बी लाइव इन दैट क्लास. हम अपना पेपर 1 सेक्शन ए के आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस करेंगे वहां पर. टॉपिक किसमें रहेगा, अभी तक आपने कोई टॉपिक नहीं लिखा है बस, तो आपको तो जो जिसने जहां तक लिखा है अभी तक, ठीक है, जिसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में नहीं लिखा है, तो आई गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में से अब्बास आप शुरू के 3-4 टॉपिक्स कवर कर लीजिए. ठीक है, रिवाइज कर लेना 5:30 तक. ठीक है, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे. वहां पर मैं आपको दूंगी, साथ ही साथ एक क्वेश्चन दूंगी, पहले उसको चेक करूंगी, फिर दूसरा क्वेश्चन दूंगी, फिर चेक करूंगी. इस हिसाब से हम कवर करेंगे. सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास गाइस. थैंक यू वेरी मच. एंड बहुत सारी पीडीएफ्स मैंने अभी अपलोड करी हैं, इंक्लूडिंग पेपर 2 सेक्शन ए की, पेपर 2 सेक्शन ए की, उसको फॉलो कर लेना.